कुछ दिन पहले स्पेन के शहर सियोटा से कुछ तस्वीरें आई। तकरीबन 50,000 लोग शहर में घुसते हैं और सब लोग तस्वीर देखकर हैरान रह गए। ये जो दृश्य हमें इंटरनेशनल मीडिया में दिखे पहली बार कि हज़ारों की तादाद में लोग बोट लेके, साइकिल लेके, जो जिसको मिला वो लेके, कुछ लोग तो बिना सामान के वहाँ पर पहुँच गए और कुछ लोग तो तैर के पूरा रास्ता सेल्फी बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे और आए। जो हज़ारों लोग पहुँचे स्पेन में, उसमें इजराइल का भी क्या रोल बताया जाता है? देखिए, बताया जा रहा है कि इजराइल ने भी उन लोगों को थोड़ा सा जो है प्रोवोक किया। स्पेन की जो आधिकारिक जो सोच है या स्टेट पॉलिसी है इजराइल को लेकर, वो थोड़ा सा इजराइल के खिलाफ है और वो इजराइल को कंडेम करते आए हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हो या यूरोपियन यूनियन में हो। साथ ही स्पेन जो है बार बार पैलेस्टाइन का समर्थन करता आया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अब ये कहने लग गई इन्वेजन ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का कब्जा होने की स्थिति या मतलब तैयारी की जा रही है। पहले ढील दे रखी थी उन्होंने, तमाम तरह के छूट दे रखी थी कि भैया आइए, आप मजदूरों की कमी है, लेबर की कमी है, लोग आते गए। अब यूरोप को खतरा महसूस होने लग गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्लामी लोग वहाँ पर आ रहे हैं या मुस्लिम वहाँ आ रहे हैं और हालत ख़राब हो रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान से या सीरिया से या पाकिस्तान से अगर 5,000, 10,000, 50,000 लोग आए, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मंशा गलत है, जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो या आइसोलेटेड हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं या ब्रेन वॉश्ड हैं, और वो चाहते हैं कि वो हमले करें और वो चाहते हैं कि उनकी मंशा जो है कुछ और वहाँ करना। वो दिन दूर नहीं जब आप यूरोप में देखेंगे कि सुसाइड अटैक होता होगा। जो अटैक आप पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में देखें, या जो अटैक आप पुलवामा में देखे कश्मीर में 2019 में। 2004 में फ्रांस में स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था और 2010 में बुर्के पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसी भी पब्लिक प्लेस में बुर्का नहीं आप पहन सकते। तो फ्रांस जिस तरीके से उभर कर आया है, स्पेशली जो मुस्लिम मुल्कों से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ, क्या लगता है आपको इसके ऊपर? एज़ फ्रांस या आप एज अ कंट्री डिसाइड कर रहे हैं कि बुर्का जो है पूरा बैन होना चाहिए, उसमें फिर आपको सेम कानून अपने धर्म के लिए, बाकियों के लिए भी लाना चाहिए। क्रिश्चियंस अगर हैं तो वो क्रॉस नहीं पहन सकते, या वो अपना जो है बाइबल लेके नहीं आ सकते, या बाकी जो उनका ये है, तो एट पैरिटी आपको सबके साथ ये करना पड़ेगा। यूरोप जिस तरीके से आजकल माइग्रेशन संकट से जूझ रहा है, भारत भी दशकों तक म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले जो शरणार्थी थे, बाद में घुसपैठ भी कई सालों तक भारत में होती रही। तो आपको क्या लगता है दोनों में क्या समानता है? 2018 के आसपास एक सुंजुआ करके एक मिलिट्री कैंप है जम्मू में, वहाँ पर एक आतंकवादी हमला होता है जैश-ए-मोहम्मद का। सारी मीडिया जो है उसके गेट पे खड़ी होती है और वहाँ पर जो है रिपोर्ट करती है बुलेट प्रूफ जैकेट, जबकि अपना हमला जो है 3-4 किलोमीटर दूर अंदर हो रहा था। तो मेरे आर्मी में कॉन्टैक्ट है, मैंने पूछा कि कहाँ हो रहा है हमला, तो बोला ये बैक साइड पे हो रहा है, मीडिया तो यहाँ रिपोर्ट कर रही है, आप वहाँ जाइए। तो मैं बैक साइड में गया। बैक साइड में मैंने देखा कि रेजिडेंशियल एक कॉलोनी है, वहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर है और वो बॉर्डर जो है एक दीवार हल्की सी है, वो मुझे लगता है 30 साल पहले दीवार बनी होगी। उसको मैं एक ऐसे हाथ से धक्का देता वो टूट जाता। तो एक तो वहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। वहीं रेजिडेंशियल एरिया के सटे मैंने देखा एक मेकशिफ्ट कैंप बना हुआ है और वहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं। यूरोप एक बार फिर बड़ी माइग्रेंट क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा है। स्पेन मोरक्को बॉर्डर पर हालिया घुसपैठ ने गैर कानूनी माइग्रेशन पर नई बहस छेड़ दी है। यूरोप के कई राजनीतिक दल इसे महज माइग्रेशन नहीं, बल्कि यूरोप की सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा के लिए चुनौती बता रहे हैं। इस बहस का दूसरा पहलू मानवाधिकार से जुड़ा है, क्योंकि यूं ही कोई अपनी जड़ और ज़मीन से जुदा होना नहीं चाहता। इस घटनाक्रम के बीच भारत के लिए इसमें क्या सबक छिपे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे सीक्रेट फाइल्स के स्पेशल एपिसोड में। बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी आदित्य राज कौल। स्वागत है आदित्य आपका। कुछ दिन पहले स्पेन के शहर सियोटा से कुछ तस्वीरें आई। तकरीबन 50,000 लोग शहर में घुसते हैं और सब लोग तस्वीर देखकर हैरान रह गए। इससे पहले कि मैं आपसे यूरोप का जो माइग्रेशन संकट उस पर बात करें, हम पहले सियोटा पर बात करते हैं कि कैसे स्पेन में ये संकट आया और क्या आप इस पर राय रखते हैं? देखिए, सियोटा के जो दृश्य हैं ये विचलित करने वाले तो हैं ही, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये दरवाज़ा जो यूरोप ने माइग्रेंट्स के लिए या शरणार्थियों के लिए खोला है, ये तो होना ही था। ये तबाही का जो मंज़र है, इसकी शुरुआत कई साल पहले सरकारों ने जर्मनी में, फ्रांस में हर जगह रखी।
अब जब मैं सियोटा की बात कर रहा हूँ, मेरा मानना ये नहीं है कि हमें शरणार्थियों को शरण नहीं देनी चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी अपने देश में ही शरणार्थी हूँ। मैं कश्मीर से जब आतंकवाद हुआ वहाँ से निकला और दिल्ली में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ, तो मैं कश्मीर वापस बसने नहीं जा सकता। हालांकि मैं इंटरनेशनल रेफ्यूजी नहीं हूँ, मैंने देश नहीं छोड़ा। लेकिन जो हमने मोरक्को से लोग निकलते हुए देखे और स्पेन के उत्तरी शोर पे जो यहाँ पर अफ्रीकन उत्तरी शोर पे सियोटा है, वहाँ पर लोग गए और ये बहुत ही छोटी जगह है, करीबन मात्र 18 से 20 किलोमीटर के बीच में ये जगह है, समुद्री तट है और मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के बीच में जो है ये पड़ता है। और हमने अचानक देखा 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, लगभग 72,000 लोग वहाँ पर गुजरे और 24 से 30 घंटे के दरमियान। और क्यों ऐसा हुआ ये हमें समझना पड़ेगा। पहले इसकी घटना तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन फैली, जिसमें सबसे बड़ा एक जो फैसला या ऑब्जर्वेशन स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगर समुद्री रास्ते से कुछ शरणार्थी आते हैं तो उनको आप इमीडिएटली वापस बॉर्डर के रास्ते निकाल नहीं सकते। आपको एक लीगल प्रक्रिया के तहत जो है कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और फिर उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा पर्सोना नॉन ग्राटा या इलीगल रेफ्यूजी या इलीगल डिटेंशन के अंतर। जब आप उसको प्रूव कर लेंगे फिर आप लीगल प्रक्रिया के तहत उनको डिपोर्ट कर सकते हैं या उनको वापस अपनी जगह भेज सकते हैं, जब उनकी आइडेंटिटी या उनकी नेशनैलिटी प्रूव नहीं होती। तो हमने अचानक एक जन सैलाब देखा। वहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, वहाँ से लोग जो हैं आते थे सी क्रॉस करके। लेकिन ये जो दृश्य हमें इंटरनेशनल मीडिया में दिखे पहली बार कि हज़ारों की तादाद में लोग बोट लेके, साइकिल लेके, जो जिसको मिला वो लेके, कुछ लोग तो बिना सामान के वहाँ पर पहुँच गए और कुछ लोग तो तैर के पूरा रास्ता सेल्फी बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे और आए। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है। चाहे वो मोरक्को में हो या कई ऐसे अफ्रीकन प्रांत में हमने देश देखे जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी है और लोग जो हैं चाहते हैं कि किसी रास्ते वो एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, चाहे उन्हें यूरोज़ में पैसा मिले या डॉलर्स में मिले, वो किसी तरीके से यूरोप वहाँ पहुँचे और अपनी नई ज़िंदगी जो है बसर करें। अब आपने पिछले कई दशकों से ये भी देखा कि एक क्राइसिस जो उत्पन्न अब हुआ है, ये माइग्रेंट्स जो हैं, सबसे ज़्यादा लेबर जो अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, सीरिया से या कई ऐसे देशों से वहाँ पर गया। और इसमें एक छोटा वर्ग ऐसा है जो रेडिकल्स का भी है। अब इसमें प्रॉब्लम ये हुई है कि यूरोप में कई देशों की जो पॉलिसी है शरणार्थियों को लेकर, एक ओपन एंडेड पॉलिसी रही, जिसमें कहा गया कि आप आ सकते हैं और अगर आपके अपने देश में जहाँ पर आप जन्मे हैं, जहाँ से मूलतः आप हैं, वहाँ पर अगर आपके खिलाफ कोई ऐसी प्रक्रिया चल रही है या फिर आपके जान को खतरा है तो आप शरण यूरोप में ले सकते हैं। तो चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो स्पेन हो, इटली हो, स्वीडन हो, कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पिछले 30, 40, 50, 60 साल से जो है ऐसे कई लोगों को शरण दी। अब मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि ये लोग नहीं होना चाहिए, आतंकवादी हैं, रेडिकल हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें एक कोई स्टेटेड पॉलिसी नहीं रही। या तो आपकी पॉलिसी रही कि आप ब्लैंकेट ओपन कर देंगे रास्ता सब माइग्रेंट्स के लिए, या आपकी पॉलिसी रही कि नहीं, माइग्रेंट जो है कोई भी नहीं आ सकता, जैसे हंगरी में है। और हंगरी कहता है कि हमारा जो जैसा नियम है और हमारे यहाँ कोई टेरर अटैक नहीं होता, हमारे यहाँ कोई रेडिकलाइजेशन नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा जो लोन वुल्फ अटैक होते हैं वो सब नहीं होते। तो जो सियोटा में हमने देखा, मुझे लगता है कि आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में और ज़्यादा देखने को मिलेगा। आखिरी बात मैं आपको मुनीश ये भी कह दूं कि जिस तरीके के आतंकवादी हमले हमने यूरोप में देखे हैं, आप देखिए क्रिसमस का मार्केट दिसंबर में चल रहा है जर्मनी में, और अचानक से कोई गाड़ी लेके, ट्रक लेके आ जाता है और लोगों को मार देता है। सेम दृश्य जो है अटैक, हाँ, लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक का मतलब ये है कि आपको किसी आतंकवादी संगठन का पार्ट होने की जरूरत नहीं, आपको कोई आर्म्स ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास चाकू है, अगर आपके पास खुद की गन है, आप खुद ही ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन करके आप इतने ब्रेन वॉश हो सकते हैं अपने उद्देश्य को लेकर
कि आप हानि कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं। तो हमने यही अटैक अभी हाल ही में, ये वर्ड आया कहाँ से होगा सबसे पहले? देखिए लोन वुल्फ अटैक तो हम देखना पड़ेगा कि वर्ड कहाँ से आया, लेकिन लोन वुल्फ का अगर आप तर्जुमन करें तो इसका मतलब है आप अकेले वुल्फ हैं जो इस अटैक को कामयाब कर सकते हैं। और हमने देखा कि इनिशियल ईयर्स में जब ये आया तो आइसिस के बहुत सारे ऐसे लोन वुल्फ अटैक हुए दुनिया भर में। अगर आपको मैं बताऊं कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में बोंडाई बीच पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसमें पिता-पुत्र थे, ओरिजिनली इंडिया से थे, वो हैदराबाद से थे, और उन पर उन्होंने बहुत बड़ा ये हमला किया। वो किसी आतंकवादी संगठन में नहीं थे, उनको कहीं से इतना कोई ट्रेनिंग नहीं मिली पाकिस्तान से या कहीं से, लेकिन उन्होंने अटैक बताते चले बोंडाई बीच सिडनी का जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीच है, शहर के बीचों बीच है। मैं अभी तकरीबन 15-20 दिन पहले वहीं था। आप तो वहाँ गए थे? बिल्कुल जी जी। और मैंने जब देखा वहाँ जाके कि हमलावर ने कहाँ से फायरिंग करनी शुरू की जी और कैसे उसे दबोचा गया। वहाँ के ही एक सीरिया का नागरिक था जो ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंट बनना चाहता था। I think उसका फ्रूट का कार्ट था या कुछ बेचता था, वो वीडियो पे आया पूरा। और वो लोग सैर सपाटे के लिए बोंडाई बीच गए और एकाएक देखते हैं कि वहाँ ज्यूस का फेस्टिवल चल रहा है, यानी कुछ गेट टुगेदर था उन लोगों का, कोई धार्मिक दिन था। तो सबसे ऊंची जगह जो वहाँ पे है, यानी एक ब्रिज टाइप बना हुआ, वहाँ से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी जी। फायरिंग करते करते पिता पुत्र में से एक आगे चला जाता है, जहाँ ये दोनों दोस्त होते हैं। सीरियन जो नागरिक था उसने देखा कि दबोचने की कोशिश की उसको, उस बीच में वो थोड़ा इंजर्ड भी होता है, लेकिन बाद में जब ऑस्ट्रेलियन सरकार ने उसको सम्मानित भी किया और कहा गया कि आपको हम परमानेंट रेजिडेंसी देंगे। खैर ये बात करते करते हम यहाँ तक पहुँच आए, लेकिन वो भी वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी चाह रहा है। जो बदला लेने आया है, यानी जो अटैक करने आया है, वो बन चुका है। बिल्कुल। तो एक तरह से लड़ाई है जो कह लीजिए प्रवासी जाते हैं दूसरे देशों में और चाहते हैं कि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। वैसे ही वो फ्रूट सेलर था, उसकी लाइफ रातों रात बदली। कहते हैं उसको कितने $1000 का जो इनाम दिया गया, उसके बाद कई स्टोरीज और आती हैं, आप लोग सर्च कर सकते हैं। ऑडियंस को मैं कहूँगा कि अब उस पैसे को लेके भी विवाद हो रहा है। उसका भाई कह रहा है जी मुझे दे दीजिए, परिवार कह रहा है हाँ जो होता है। तो इस तरीके से बोंडाई बीच की बात की। आगे आप बात को आगे बढ़ाइए। मैं आखिरी बात आपसे कहूंगा कि दुनिया भर में जो ये डिबेट छिड़ा हुआ है, इसको हम जेनोफोबिया कहते हैं। जेनोफोबिया का मतलब कि आप माइग्रेंट्स अगर आ रहे हैं, रेफ्यूजी आ रहे हैं, तो किसी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तहत आ रहे हैं, आप पूरी तरीके से उनको मना नहीं कर सकते। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि जो रेडिकल्स हैं वो दोनों तरफ हैं। रेडिकल्स वो भी हैं जो कहते हैं कि हम माइग्रेंट्स को आने नहीं देंगे, आप जो हैं इस्लाम में बिलीव करते हैं या ये हैं तो आपको बैन कर देंगे, ये गलत है। दूसरे रेडिकल ये भी हैं कि भाई हम सबको एक्सेप्ट करेंगे, हमारे रूल्स जो हैं रेफ्यूजीज को लेकर बिल्कुल ये होने चाहिए कि बैकग्राउंड चेक ना करें, कुछ ना करें, और आप सबको एक्सेप्ट कर लें। तो एक मुझे लगता है कि लीगल, सोशल और पॉलिटिकल एक मापदंड होना चाहिए जिसमें आप रेफ्यूजीज का समर्थन भी करें, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना होने दें, लोगों को जो है खाना, पानी, मेडिसिन मुहैया, ये तो राइट है, एसेंशियल राइट है, ये होना चाहिए। लेकिन इन्हीं बीच कुछ ऐसे व्यक्ति ना घुस जाएं जो आगे नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी रिस्क बने। अच्छा, मोरक्को का जो दावा है मेलीला और सियोटा पर कितना जायज़ है, थोड़ा इतिहास के संदर्भ से हमें बताइए। देखिए, ये जो इलाका है ये यूरोपियन इकोनॉमिक जोन पे आता है और मैंने आपको बताया कि करीबन 18 से 20 किलोमीटर के बीच में दरमियान है और इसमें क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स बहुत हुए हैं। अब जिस वाक़ये की आप सियोटा की बात अभी कर रहे हैं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के बहुत सारे रूमर्स आए, सुप्रीम कोर्ट का स्पेन में एक ये आया, उसमें एक अहम बात ये भी रही कि अचानक सोशल मीडिया पर मैसेजेस गए लोगों को जिसमें बताया गया कि अगर आपको वहाँ पहुँचना है सियोटा तो कौन सा रास्ता लेना चाहिए, समुद्र में आप कैसे जा सकते हैं, समुद्र में अगर आपको इक्विपमेंट लेना है कोई ताकि आपकी जान बची रहे तो क्या क्या इक्विपमेंट ले सकते हैं, पूरा रास्ता, मैप्स और डिटेल्स जो है लोगों को बताए गए। ये कौन कर रहा था? क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा था या कि इसमें भी कोई ना कोई राजनीति है या कोई कूटनीतिक एक स्पेन के खिलाफ या स्पेन के जो पेड्रो सांचेज हैं उनके खिलाफ ये हो रहा था? तो ये देखना गंभीरता से बहुत ज़रूरी होगा। दूसरा, अल्जीरिया के साथ जो है संबंध स्पेन के और ज़्यादा मजबूत हो रहे थे। अभी पेड्रो सांचेज जो है वहाँ गए भी थे, तो अटकलें ये भी लग रही हैं कि मोरक्को को इससे तकलीफ थी तो मोरक्को ने एक दाव खेला और लोगों को अचानक से भेज दिया। लेकिन मोरक्को का जो ऑफिशियल स्टैंड
अभी तक इसमें रहा है, उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करते इलीगल माइग्रेशन का या इलीगल रेफ्यूजीज लेने का, और वो मानते हैं कि सोशल मीडिया के जो रूमर्स हैं या मिस इन्फॉर्मेशन है और जो इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग्स हैं वो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। अब उसके बाद क्या हुआ, लोगों को लगा कि ये 50,000, 60,000 या 70,000 लोग गए तो ये वहाँ बस जाएंगे, लेकिन स्पेन ने ये बर्दाश्त नहीं किया। स्पेन ने पुलिस ही नहीं, स्पेन ने वहाँ पर आर्मी उतार दी, अपने टैंक उतार दिए और ट्रकों में उन लोगों को लाद के, उन लोगों को भर के वापस बॉर्डर पे भेजा, और धीरे धीरे वो प्रक्रिया जो है वहाँ चल गई। जो इंटरनेशनल रिपोर्टर अभी वहाँ पर सेयोटा से रिपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी सामान्य हो गई स्थिति, लोग भेज दिए गए, लोग वापस भेज दिए गए क्योंकि उन्होंने चोरी चकारी शुरू कर दी थी शहर में। देखिए वहाँ पर दुकानें बंद हो गई थी, लोकल्स के साथ लड़ाई हो रही थी जी, छीना झपटी हो रही थी, तो ये दिक्कत हो गई थी पूरे शहर की। देखिए वहाँ पर लोगों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि हम नहीं चाहते कि इस तरीके की माइग्रेशन वहाँ पर हो। लीगली अगर होता है और लीगली सरकार एक्सेप्ट करती है वो प्रक्रिया अलग है, लेकिन अचानक से आप जो है बॉर्डर खोल दे 50,000 लोगों के लिए, या जबरन वो तारे काट के आ जाएं। इसमें एक और सवाल इस पे भी खड़ा हुआ कि मोरक्को का जो बॉर्डर है वहाँ पर डील दी गई, वहाँ पर कुछ ऐसे बॉर्डर चेक पोस्ट थे जिस पे मोरक्को ने डील दी। क्या ये हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। लेकिन आपने सही कहा, वहाँ पर जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दुकानें थीं, वहाँ पर मॉल्स थे या जो इलाके थे वो बंद कर दिए, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि फूड क्राइसिस था। अब जो सारे माइग्रेंट्स आए उनको खाना चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको कहीं पर रहना है, तो वहाँ पर अटैक शुरू हो गए थे, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, और लोगों ने खुद वहाँ पर पुलिस से और आर्मी से बोला कि आप यहाँ पर आए, हमें संरक्षण दे और किसी तरीके से इन माइग्रेंट्स को वापस लेके जाएं। तो वो प्रक्रिया अभी जारी है। जो हज़ारों लोग पहुँचे स्पेन में, उसमें इजराइल का भी क्या रोल बताया जाता है? देखिए बताया जा रहा है कि इजराइल ने भी उन लोगों को थोड़ा सा जो है प्रोवोक किया। स्पेन के जो आधिकारिक जो सोच है या स्टेट पॉलिसी है इजराइल को लेकर, वो थोड़ा सा इजराइल के खिलाफ है, और वो इजराइल को कंडेम करते आए हैं, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र में हो या यूरोपियन यूनियन में हो। साथ ही स्पेन जो है बार बार पैलेस्टाइन का समर्थन करता आया है और कहता आया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, पैलेस्टाइन को रहने का हक है। तो नेतन्याहू जो है या उनकी जो सरकार है वो मानती है कि स्पेन जो है बार बार उनके खिलाफ बोल रहा है, तो पीछे से बैक चैनल से कहा जा रहा है कि मोरक्को के रास्ते किसी तरीके से उनको एक भ्रम फैलाने में और मिस इन्फॉर्मेशन में इजराइल का इसमें योगदान है। हालांकि ऑफिशियल तौर पे इजराइल ने इससे मना कर दिया है और कहा है कि कई साल पहले इजराइल के ही कुछ मंत्री थे या लोग थे जिन्होंने ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, और ये भी कहा कि अब जो है स्पेन लोगों को लेने के लिए तैयार है। और उसमें अहम चीज़ ये थी कि जो समुद्र का रास्ता है, ये लोगों को बताया गया, भ्रम फैलाया गया कि समुद्र के रास्ते से अगर आप आते हैं और आपको पकड़ लिया जाता है तो आपको सरकार एज अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग वापस नहीं भेज सकती। तो लोगों को लगा कि हम आ जाएंगे तो हम तो वहाँ बस जाएंगे, और किसी तरीके से अगर कुछ दिन टिक गए तो हम आगे यूरोप के अंदर बस जाएंगे किसी तरीके से। तो यही हुआ है कई सालों से। मैं भी यूरोप बहुत जगह पे गया, आप देखिए जर्मनी में कई बार गया, मैं बेल्जियम कई बार गया, फ्रांस गया, स्विट्ज़रलैंड गया, इटली गया। खासकर कुछ ऐसे इलाके जैसे जर्मनी में और फ्रांस में मैंने ज़्यादा देखा कि माइग्रेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई सालों से अब पॉलिसी रही है इसके खिलाफ। अब उनकी पॉलिसी थोड़ी बहुत जो है टाइट हुई है। अच्छा, लेकिन जो राइट विंग पार्टीज हैं वो अभी भी माइग्रेंट्स के खिलाफ। अच्छा, ये कहा जाता है, यूरोप की हम बात कर रहे हैं, यूरोप पर आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अब ये कहने लग गई इन्वेजन ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का कब्जा होने की मतलब स्थिति या मतलब तैयारी की जा रही है। और पहले ढील दे रखी थी उन्होंने, तमाम तरह के छूट दे रखी थी कि भैया आइए, आप मज़दूरों की कमी है, लेबर की कमी है, लोग आते गए। अब यूरोप को खतरा महसूस होने लग गया है, तो इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन अभी भी जागे नहीं है लोग पूरी तरीके से। अब मैं अगेन जनरलाइज नहीं करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्लामी लोग वहाँ पर आ रहे हैं या मुस्लिम वहाँ आ रहे हैं और हालत ख़राब हो रही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अफ़गानिस्तान से या सीरिया से या पाकिस्तान से अगर 5,000, 10,000, 50,000 लोग आए, उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनकी मंशा गलत है, जो रेडिकलाइज्ड हैं, जो या आइसोलेटेड हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं या ब्रेन वॉश्ड हैं, और वो चाहते हैं कि वो हमले करें और वो चाहते हैं कि उनकी मंशा जो है कुछ और वहाँ करना है। अब देखिए जो यूरोप की पॉपुलेशन है, अलग अलग दृष्टिकोण से अगर आप देखें, वो चाहते हैं कि अगर माइग्रेंट्स वहाँ पर आएँ भी, वो उनके
जो कल्चर है, उनका जो सोसाइटी है, उनका जो बिहेवियर है, उसमें वो पूरी तरीके से समा जाए, वो हो नहीं रहा है। यूके का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने लंदन में देखा, आपने पूरे यूनाइटेड किंगडम में देखा पिछले कुछ साल से कि माइग्रेशन वाला जो टॉपिक है कितना ज़्यादा हो रहा है। वहाँ अटैक भी हुए हैं बहुत सारे, लेकिन ये एक जो राइट विंग है यूके में, वो पूरी तरीके से लाखों की तादाद में उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया लोगों के खिलाफ। आप देखिए, एक जो बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर उभर के आया है, वो आया ग्रूमिंग गैंग्स का। और ये ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब ये है, ये खासकर पाकिस्तानी है ग्रूमिंग गैंग, जो कई सालों से यूके में रह रहे हैं, और जो क्रिश्चियन वहाँ पर बच्चियाँ हैं जो 18 साल या 16 साल की कम उम्र की हैं, उनको किसी तरीके से बहला के फुसला के उनके साथ रेप करके जो है, क्योंकि सोसाइटी में फिर एक एम्बैरेसमेंट हो जाती है, तो ये किससे बाहर भी नहीं आए। ये यूरोप का जो यूके का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें एक बहुत बड़ा इशू उभर के आया है। इनफैक्ट एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया है, जो एक रिंग लीडर है इस ग्रूमिंग गैंग का। उसको बोला गया है यूके ने कि पाकिस्तान वापस ले ले, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया, ये तो आपका सिटीजन है, अब हम क्यों वापस लेंगे इसको। उसकी सिटीजनशिप रद्द करने वाले हैं, उसको अभी डिटेंशन में रखा हुआ है। तो ऐसे कई पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कई जगह से लोग हैं जिनको वहाँ पर डिटेन किया गया, और एक ग्रूमिंग गैंग जो है बहुत बड़ा इशू है। उसका मतलब जो यूरोप का रवैया रहा उदार, एकदम लिबरल होने का, वो अब बैकफायर करने लग गया, पूरी तरीके से बैकफायर। आप देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से आपके कहूँ कि वो दिन दूर नहीं जब आप यूरोप में देखेंगे कि सुसाइड अटैक हो रहा होगा। जो अटैक आप पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में देखे, या जो अटैक आप पुलवामा में देखे कश्मीर में 2019 में, वो दिन दूर नहीं कि आप यूरोप में भी वो देखेंगे। यूरोप की सड़कों पर आप आजकल लोन वुल्फ अटैक देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक हजूम होता है लोगों का, या मार्केट में या कहीं पे उसमें गाड़ी घुस जाती है, लोगों को मार देती है, या तो खंजर लेके या चाकू लेके कोई आता है, लोगों को मार के चला जाता है, या तो कोई लोन वुल्फ गनमैन आता है, वो गोलियां चलाता है। ये तो अमेरिका में भी कॉमन है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी कर रहे हैं, अमेरिका में क्रिश्चियन कर रहे हैं। अमेरिका में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से गोली चलाते मारते हैं। इंडिया में भी एक किस्सा आया था कि ट्रेन के अंदर एक किसी पागल ने जो लोगों को पूरी तरीके से गोलियां चला दी या मार दिया। लेकिन यूरोप में और अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा हद से पार हो गया है। अमेरिका में इसलिए हुआ है क्योंकि जो आर्म्स का वहाँ पर यूज़ है वो फ्री है। मैं भी जब अपने कज़न को मिलने मिशिगन गया, तो मैं ओपनली वहाँ पर, मेरे को कोई आईडी प्रूफ या कोई देना नहीं था। मैं वहाँ पर किसी से अगर दोस्ती कर लूँ, कुछ कर लूँ, मैं गन खरीद सकता था। मैं वहाँ पर किसी रेंज में जाके शूट कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, कोई भी चॉइस ऑफ गन ले सकता था। तो जो ये छूट दी है आर्म्स को लेकर अमेरिका ने, ये एक बहुत बड़ा जो है इसमें योगदान दे रहा है। यूरोप में भी यही है कि कई सालों से आपकी जो माइग्रेशन पॉलिसी रही है, आपका उदारवाद रहा है कि आप आइए, हम आपको नौकरियां भी देंगे, हम आपको घर देंगे, हम आपको पैसे मुहैया करेंगे, सोशल सिक्योरिटी देंगे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? ऐसा नहीं कि कई लोग जो हैं उन्होंने पढ़ाई का रास्ता भी लिया, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद के लिए या रेडिकलाइजेशन के लिए या ऐसे हमलों के लिए आपको क्या चाहिए? एक आदमी चाहिए और एक गलत सोच चाहिए। वही यहाँ पर पूरी तरीके से हो रहा है, और कई अटैक अभी भी हो रहे हैं। और ये जेनोफोबिया का हो, एंटी माइग्रेशन हो, ये दोनों डिबेट जो है यूरोप का एक बहुत बड़ा धीरे धीरे पॉलिटिकल डिबेट बन रहा है। इसमें फ्रांस ने और इटली ने एक अहम भूमिका निभाई है, जिसमें अब उन्होंने कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हंगरी ने या पोलैंड ने जैसे बोला, और पोलिश एमपी भी हैं एक, और हंगरी के जो पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं ओरबान, उन्होंने भी बोला कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी जो पॉलिसी है वो बाकी यूरोप को निभानी चाहिए। तो अभी आप देखिए कि हम तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन रशिया का जंग भी हुआ है। तो यूक्रेन से कितने लोग वहाँ पर आए हैं, और क्योंकि जंग हुआ है तो यूक्रेन के लोग भी एक निराश हैं, आइसोलेटेड हैं। वो चाहते हैं कि यूरोप, अमेरिका और मदद करे रशिया के खिलाफ। तो कल को आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के लोग भी रेडिकल मंशा के साथ या किसी ऐसी मंशा के साथ कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुस्लिम मुल्कों से सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स हैं वो जाते हैं यूरोप को जी। क्या वजह है उनकी पहली पसंद जो है यूरोप ही है, मुस्लिम माइग्रेंट्स की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है लिबरल सोसाइटी। आप अगर मुस्लिम देशों में देखें तो एक आपको इस्लामिक रिपब्लिक के कानूनों के तहत रहना है, आपको एक मर्यादा में रहना है,
आप उसको वायलेट नहीं कर सकते, पहला। दूसरा ये कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, आपको नौकरियां ज़्यादा मिल रही हैं, आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है, आपका जो कंफर्ट ऑफ लाइफ है, आप परिवार के लिए ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और ये सिर्फ यूरोप की बात नहीं है, आप देखिए ना कि इन्हीं देशों से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से कई लोग सऊदी अरब भी जा रहे हैं, यूएई भी जा रहे हैं, कतर भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर रहन सहन हो, वहाँ का पैसा हो या वहाँ की इकोनॉमी हो, वो उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं। अगर वो लेबर भी वहाँ पर है, अगर वो ड्राइवर भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो अपने मुल्क से करीबन 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, कई बार 100 गुना ज़्यादा वहाँ पर कमा सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि एक कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। अब देखिए ना, कोई यूरोप से या अमेरिका से पहली बार हिंदुस्तान आएगा तो उसको पहले ही लैंड करते एक कल्चरल शॉक लगेगा कि ये कहाँ आ गया मैं, ये तो अलग तरीके का कल्चर है। बहुत लोग प्यार करते हैं, जैसे आप इंडिया आएंगे लोग तो यहाँ का खाना, यहाँ की वेशभूषा पूरी तरीके से पसंद करते हैं। कई लोग तो मैंने देखा है कि वो अमेरिका छोड़ के, रशिया छोड़ के, यूरोप छोड़ के इंडिया में ही बसने लग जाते हैं। कई लोग यहाँ का योगा जो है पूरी तरीके से अपनाते हैं, कल्चर अपनाते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस भी है। जब यहाँ से कुछ समुदाय के लोग वहाँ जाते हैं तो उनको वहाँ पे कल्चर में असिमिलेट होने के लिए, मतलब वहाँ मिलने में दिक्कत होती है, और वो चाहते हैं कि जिस कल्चरल बैकग्राउंड से या जिस सोच से वो यहाँ से निकले थे वो वहाँ पर कंटिन्यू करें। तो उसमें थोड़ी सी जो है दिक्कत आती है। और जो यूके में भी हम प्रोटेस्ट देख रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा एंटी माइग्रेशन, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि गेटोज बन गए हैं बहुत जगह पे। अब देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें एक इलाका आता है मीरपुर। तो मीरपुर से लाखों लोग जो है पिछले 40-50 साल से यूनाइटेड किंगडम में बसे हुए हैं पूरी तरीके से, तो और उनके एमपीज भी हैं। तो एक डर जो है राइट विंग पार्टीज को ये भी है कि धीरे धीरे जिसके आप इस्लामिक इन्वेजन की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सरकारों में कब्जा करेंगे, सरकार ले लेंगे, तो वहाँ जो वो एक क्रिश्चियन कंट्री थी या क्रिश्चियन हुकूमत थी या वहाँ लोकल जो बाशिंदे थे वो धीरे धीरे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लंदन के मेयर जो है मुस्लिम हैं, आप देख रहे हैं ज़ोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं वो मुस्लिम हैं। वो अपनी मेहनत से आए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक लीगल प्रक्रिया से आए हैं, अपनी मेहनत से आए हैं। लेकिन इसमें डिवीजन बहुत है, और क्योंकि दुनिया भर में एक राइट विंग लेफ्ट विंग का डिबेट है, प्रो माइग्रेशन और एंटी माइग्रेशन का डिबेट है। हिंदुस्तान में भी आप कई सालों से देख रहे हैं, जब से रोहिंग्या क्राइसिस हुआ तो कितना बड़ा डिबेट यहाँ पर छिड़ा। और इंडिया जो है एक इंटरनेशनल रिफ्यूजी कन्वेंशन है आई थिंक 1951 का, उसका सिग्नेटरी नहीं है। इसका मतलब ये कि इंडिया अपना कानून बना सकता है और अपने कानून के तहत चाहे वो रोहिंग्या हो या कोई भी इलीगल माइग्रेंट्स हो, उनको डिटेन करके आप वापस भेज सकते हैं। हाल ही में आपने देखा बांग्लादेश में जैसे बहुत सारे इलीगल्स जो कोलकाता आए या वेस्ट बंगाल आए, तो सुवेंदु सरकार ने, जो बीजेपी की नई हुकूमत आई है, वो धीरे धीरे उनको वापस भेज रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मतभेद भी शुरू हुआ है इंडिया बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर पे, चाहे वो त्रिपुरा में हो या वेस्ट बंगाल में हो। लेकिन सरकार ने एक कड़ा इसमें नियम लगाया है और कहा कि इलीगल माइग्रेशन हम बर्दाश्त। आयरलैंड में भी हाल ही में कई दंगे बढ़ते देखे गए जी। मुद्दा वही था, लोकल वर्सेस इमिग्रेंट्स, और पूरे देश में कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए। तो आपको क्या लगता है अब यूरोप में धीरे धीरे प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ेंगे जो ये मुद्दा है? आयरलैंड में भी सेम मुद्दा था। आयरलैंड में मुझे लगता है कि बेलफास्ट में एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा, बहुत बड़ा एक वहाँ पर जन सैलाब उमड़ गया और प्रोटेस्ट हुआ, और एंटी माइग्रेशन जो है पॉलिसी रही। और कई ऐसी सरकारें हैं आयरलैंड में हों या यूके में हों जो प्रो माइग्रेंट हैं, जो चाहती हैं कि लोग जो हैं रेफ्यूजीज़, उनको हम एक्सेप्ट करें, उनको हम जो हैं एक असाइलम दें, उनको धीरे धीरे सिटीजनशिप भी दें, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो हमारे लोगों के बीच जो हैं पूरी तरीके से समा जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो वहाँ पर भी आयरलैंड में इतनी ही बड़ी एक मुहिम छिड़ी जिसके तहत एक एंटी माइग्रेशन सेंटिमेंट जो है बहुत ज़्यादा बल गया। इनफैक्ट आयरलैंड और यूके दोनों जगह में बहुत बार दंगाबाजी भी हुई, जिसमें हमने देखा कि गाड़ियाँ जलाई गईं, बहुत प्रोटेस्ट जो है सरकार के खिलाफ हुआ, उसके बाद थोड़ा नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुआ। लेकिन आज भी जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो एंटी माइग्रेशन पार्टीज़ हैं, वो पूरी तरीके से इसको एक मेन पॉलिटिकल मुद्दा चुनाव के लिए उभर के ला रही हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये सिर्फ यूके, आयरलैंड या स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस की बात नहीं है,
ये पूरे यूरोप की बात है। और धीरे धीरे ये सिर्फ एक माइग्रेशन का इशू नहीं बना, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा संजीदा मुद्दा उभर के आ रहा है। और आगे मुझे लगता है यूरोप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो और ज़्यादा संगीन होने वाली हैं, बहुत बढ़ने वाली हैं। 2004 में फ्रांस में स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा दिया गया था और 2010 में बुर्के पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, किसी भी पब्लिक प्लेस पे बुर्का नहीं आप पहन सकते। तो फ्रांस जिस तरीके से उभर कर आया है, स्पेशली जो मुस्लिम मुल्कों से आए हुए इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ, क्या लगता है आपको इसके ऊपर? देखिए, इसमें भी ओपिनियन जो है पूरा डिवाइडेड है। एक सेगमेंट जो है लोगों का वो कहता है कि आप बुर्का जो है अलाउ नहीं कर सकते, इस पे बैन लगना चाहिए। या फिर सरदार या सिख कम्युनिटी है, उनकी पगड़ी होती है, आप पगड़ी अलाउ नहीं कर सकते, उस पर भी बहुत बड़ा डिबेट है। आप ये भी जानते हैं कि जब 9/11 का हमला हुआ और उसमें कई लोग जो है मारे गए, उसके बाद सिख समुदाय के ऊपर कितने हमले हुए और उनको बोला गया कि तुम अफगानिस्तान से हो, तुम अलकायदा से हो, जबकि उनका कोई लेना देना उससे नहीं था। तो इसमें भी डिबेट जो है बहुत बड़ा छिड़ा हुआ है। फ्रांस ने एक कानून के तहत जो है बुर्का पूरी तरीके से बैन कर दिया। हमने ये भी देखा कि फ्रांस का ही एक मैगजीन चार्ली हेब्डो ने बहुत मजाक उड़ाया इस्लाम धर्म का और जो मोहम्मद साहब हैं उनका, और उसमें कहा कि अब कार्टून बनाया, ये बनाया, उसमें बहुत प्रोटेस्ट हुए। इनफैक्ट वहाँ पर जो है चार्ली हेब्डो के एक सीनियर आई थिंक कार्टूनिस्ट या एडिटर थे, उनको जो है मारा भी गया और वहाँ पर हमला भी हुआ बहुत। 2 बार हमला हुआ, 2 बार हमला हुआ, 3 बार हुआ। फिर डेनमार्क में भी ऐसा ही एक मैगजीन सामने आया, वहाँ पर भी ऐसे ही गतिविधि हुई। देखिए, मेरा मानना ये है कि सभी धर्मों का जो है आदर होना चाहिए। अब आप कुछ ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत लोग आते हैं जो चीज़ों को वायलेट करते हैं और डेलिबरेटली प्रोवोक करते हैं। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच सही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी एक धारणा है और एक गंभीर रूप से आपको सोचना पड़ेगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब तक है जब तक आप डेलिबरेटली प्रोवोक करके एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नहीं कर रहे। आप डेलिबरेटली प्रोवोक करके किसी कम्युनिटी को प्रोवोक नहीं कर रहे और कह रहे कि भाई आपके जो रिलीजियस लीडर हैं या जिसको आप प्रे करते हैं वही गलत हैं या उसका आप जो है मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, अगर आप ईसा मसीह का मजाक उड़ाएंगे अमेरिका में या फिर वेटिकन में तो क्या होगा? लोग तो निराश होंगे। यहाँ पर हिंदू देवताओं के साथ या किसी के साथ करेंगे तो क्या होगा? तो निराश होंगे लोग, सड़कों पे आ जाएंगे। मुझे लगता है कि चाहे वो चार्ली हेब्डो का मामला हो या कोई और हो, जो आतंकवादी हमले हैं वो पूरी तरीके से गलत है, रेडिकलाइजेशन पूरी तरीके से गलत है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि आप पूरी तरीके से लोगों की भावनाओं को इस तरीके से ठेस ना पहुंचाएं जब आपको पता है कि आपके एक एक्शन से एक क्राइसिस हो सकता है, वायलेंस हो सकती है, राइट्स हो सकते हैं, और उसमें सरकारों को भी एक योगदान जो है देना पड़ेगा। अब ये है कि आप एज फ्रांस या आप एज अ कंट्री डिसाइड कर रहे हैं कि बुर्का जो है पूरा बैन होना चाहिए, उसमें फिर आपको सेम कानून अपने धर्म के लिए, बाकियों के लिए भी लाना चाहिए। क्रिश्चियंस अगर हैं तो वो क्रॉस नहीं पहन सकते या वो अपना जो है बाइबल लेके नहीं आ सकते या बाकी जो उनका ये है, तो एट पैरिटी आपको सबके साथ ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो वहाँ के बाशिंदे हैं वो अपना रिलीजन ठीक से निभा सकें, लेकिन बुर्के में ही आपको प्रॉब्लम है, पगड़ी में ही आपको प्रॉब्लम है, जो हम टीका करते हैं उसमें ही आपको प्रॉब्लम है। तो एक संजीदगी से आपको एक पॉलिसी लानी पड़ेगी, वरना ऐसे स्टेप्स जो हैं और ज़्यादा आपको रेडिकलाइज कर सकते हैं। देखिए, एक तहत मेरा भी मानना है कि अगर स्कूल में आप जा रहे हैं और स्कूल में अगर एक ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, उसका रिस्पेक्ट सबको करना चाहिए पूरी तरीके से। उसमें अगर आप सबके लिए सेम रूल लेके आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप किसी को डेलिबरेटली अगर टारगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली और अब कई बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने की तैयारी हो रही है, तो क्या यूरोप की जो दिक्कत है उसका भी समाधान जो है राजनीतिक है? जैसे यहाँ से भेजा जा रहा है वापस, क्या वहाँ से भी भेजा जा सकता है वापस? देखिए, पहले तो मेरा मानना ये है कि राजनीति जो समस्या थी वो कई सालों पहले थी और राजनीतिक हल भी इसका निकल सकता था अगर आपने उस वक्त रियलाइज़ किया होता या आपकी ऐसी दूरदृष्टि होती कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस एक दिन उभर सकता है। आप ये भी देखिए कि भारत जब आतंकवादी हमले सहता रहा पिछले 35 साल से, हमने संयुक्त राष्ट्र का दरवाज़ा खटखटाया, हमने यूरोपियन यूनियन का दरवाज़ा खटखटाया, हम अमेरिका गए, हम हर उस दोस्त मुल्क के पास गए और कहा कि हमारा साथ आतंकवाद के खिलाफ आप दीजिए, लेकिन किसी ने कोई जो है टिप्पणी नहीं की, किसी ने साथ नहीं दिया। आपने कुछ अल्फाज दिए और कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, वो काफ़ी नहीं।
और हमने फिर कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप लोग हमारा दरवाज़ा खटखटाएंगे और कहेंगे कि हमारे यहाँ इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, अब आप बताएं इसको क्या करना है। अमेरिका के लिए वो घड़ी तब थी जब 9/11 हुआ, हमला हुआ। हमारे पास तो हर साल, हर कुछ साल में ऐसे हमले हुए, 26/11 से लेकर पार्लियामेंट का हमला, J&K असेंबली, नगरोटा, पठानकोट, पुलवामा और अब पहलगाम और लाल किला। लेकिन यूरोप में जो ये धीरे धीरे हमले हो रहे हैं, धीरे धीरे प्रहार हो रहा है, अभी भी यूरोप जो है पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल विल के साथ में नहीं खड़ा। अभी भी उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि इसमें हमें कैसे काउंटर करना चाहिए। तो पॉलिटिकल डिबेट या पॉलिटिकल सोल्यूशन तो तब निकलेगा जब राजनेता सामने खड़े होंगे और एक देश के हित में या ह्यूमैनिटी के हित में जो है कदम उठाएंगे। अभी भी या तो आपने ब्लैंकेट बैन लगाया है या तो आपने ब्लैंकेट ओपन बॉर्डर रखा हुआ है और बोला है कि सब जो है हाजिर हो जाएं, वेलकम हो जाएं। आपको प्रैक्टिकली ये सोचना पड़ेगा कि किसको हमें इजाज़त देनी है, किसको नहीं देनी है। अब इसमें दूसरा पहलू भी है। आप अफगानिस्तान से ही देख लीजिए, 20 साल अमेरिका जो है अफगानिस्तान में रहा। उन्होंने कई अफगानों की मदद ली, ट्रांसलेशन के लिए, हुकूमत वहाँ चलाने के लिए, अपनी आर्मी को वहाँ रखने के लिए। और 2021 का आपको दृश्य याद है, जब वहाँ से भाग निकले, कितनी एम्बैरसमेंट अमेरिका के लिए थी। मतलब ऐसा चूहों की तरह वो डर के वहाँ से निकल गए। ऐसा लग रहा था कि बिल से भाग के निकल रहे हैं और वहाँ पर शेर अचानक आ गए हैं या बिल्लियाँ अचानक आ गई हैं। और सब ने सोचा था कि जिन अफगानों ने अमेरिका की मदद की थी या यूरोप के लोगों की मदद की थी, उनको ये साथ लेके जाएंगे। उसमें से भी इन्होंने सिर्फ 20% लोगों को वो साथ लेके गए, बाकियों को वहीं मरने के लिए रख दिया। ये भी दर्शाता है कि आपकी पॉलिसी क्या है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम असाइलम देने के लिए तैयार हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या बाकी देश। दूसरी तरफ जिन लोगों ने 20 साल तक आपकी मदद की, उनके लिए आप खड़े नहीं हुए, उनको, उनके परिवार को आपने मरने के लिए तालिबान के साथ छोड़ दिया पूरी तरीके से। तो आपकी पॉलिसी क्या है? आप में ये दोगलापन क्यों है? और आपने 20 साल तक जिनकी मदद ली, उनको आपने ऐसे पिंजरे में पूरी तरीके से क्यों धकेला? तो ऐसे सवाल जो हैं अमेरिका को भी, यूरोप को भी जवाब तो देने पड़ेंगे। यूरोप जिस तरीके से आजकल माइग्रेशन संकट से जूझ रहा है, भारत भी दशकों तक म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले जो शरणार्थी थे, बाद में घुसपैठ भी कई सालों तक भारत में होती रही। तो आपको क्या लगता है, दोनों में क्या समानता है या क्या आपको नज़र आता है इसमें? देखिए, समानता तो नहीं है। हर जगह का परिप्रेक्ष्य जो है एकदम अलग होता है, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वो राजनीतिक प्रक्रिया के तहत हो या रणनीतिक तौर पे अगर जगहों को देखें। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है बांग्लादेश से या नेपाल से या ऐसे जगह से जहाँ पोरस बॉर्डर रहा है कई सालों तक, वहाँ से लोग आते रहे, इलीगल माइग्रेशन जो है होती रही। कई बार समुद्र के रास्ते भी आते हैं और लोग पाकिस्तान भेजते हैं आतंकवादी, और श्रीलंका के यहाँ से भी कुछ लोग आते होंगे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आया पिछले कई सालों से, वो था रोहिंग्या का मुद्दा। और उसमें कई लोगों ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम भी उठाए, सरकार ने भी स्ट्रॉन्ग कदम उठाया। इसमें मेरे को भी कुछ हैरानी हुई कि नॉर्मली अगर रोहिंग्या आएंगे, वो वेस्ट बंगाल में या त्रिपुरा में रहेंगे। कोई नंबर रहा कभी कि इतने रोहिंग्या भारत में घुसे? देखिए, कोई सेंसस तो हुआ नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि करीबन 1 से 2 लाख से ज़्यादा ही रोहिंग्या आए होंगे, क्योंकि जिस तरीके का क्राइसिस वहाँ पर उत्पन्न हुआ। आप बांग्लादेश में कैंप्स देखिए रोहिंग्यास के, अभी भी पूरी तरीके से वहाँ पर हैं। तो अभी भी वो क्राइसिस जारी है। अब मैं आपको इस बात पे बता रहा था हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस कैसे हुआ। 2018 के आसपास एक सुंजुआ करके एक मिलिट्री कैंप है जम्मू में, वहाँ पर एक आतंकवादी हमला होता है जैश-ए-मोहम्मद का। सारी मीडिया जो है उसके गेट पे खड़ी होती है और वहाँ पर जो है रिपोर्ट करती है बुलेट प्रूफ जैकेट, जबकि अपना हमला जो है 3-4 किलोमीटर दूर अंदर हो रहा था। तो मेरे आर्मी में कॉन्टैक्ट थे, मैंने पूछा कि कहाँ हो रहा है हमला। तो बोला ये बैक साइड पे हो रहा है, मीडिया तो यहाँ रिपोर्ट कर रही है, आप वहाँ जाइए। तो मैं बैक साइड में गया। बैक साइड में मैंने देखा कि रेजिडेंशियल एक कॉलोनी है, वहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर है और वो बॉर्डर जो है एक दीवार हल्की सी है, वो मुझे लगता है 30 साल पहले दीवार बनी होगी। उसको मैं एक ऐसे हाथ से धक्का देता, वो टूट जाती। तो एक तो वहाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। वहीं रेजिडेंशियल एरिया के सटे मैंने देखा एक मेकशिफ्ट कैंप बना हुआ है और वहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं। अब आप ये सोचिए मुनीश कि आप सोचेंगे कि रोहिंग्या अगर बांग्लादेश से या म्यांमार से आया तो वो वेस्ट बंगाल में रहेगा, वो त्रिपुरा में रहेगा, वो नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट में रहेगा, वो उड़ीसा आएगा।
वो ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। वो जम्मू कश्मीर कैसे पहुंच गया? और जम्मू कश्मीर किस उद्देश्य से पहुंचा? वहां पर तो कोई ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई इतना जबरदस्त सरकार ने गेट नहीं खोल दिया कि आप आइए, आपको हम खाना देंगे, आधार कार्ड देंगे। और कई ऐसे रोहिंग्या अभी गुजरात में और कई जगह पता चला है फेक आधार कार्ड लेके घूम रहे हैं। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है हमारे लिए भी। और एक और चीज में ब्रह्म जो पिछले कई सालों से फैला, उसमें बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में 2020 में दंगों के आसपास हुआ, एंटी CAA, जिसमें बताना बहुत जरूरी है कि भ्रम ऐसे फैलाया गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और ये जो माइनॉरिटीज हैं उनको ही सपोर्ट कर रहा है और मुसलमानों को बेदखल करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो था जो 3 इस्लामी मुल्क हैं हमारे नेबरहुड में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां पर जो माइनॉरिटीज रह रहे थे और 2014 से पहले भारत आ चुके हैं और यहाँ पर रह रहे हैं और उनका वीजा एक्सटेंड होता रहता है 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, उनको सिटीजनशिप देने के लिए, चाहे वो हिंदू हों, क्रिश्चियंस हों या बाकी हों, ये एक सेपरेट माइनॉरिटीज के लिए जो वहां से उत्पीड़न होकर यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर रह रहे हैं और वो उनकी जिंदगी ना यहाँ है ना वहाँ है, उनके लिए था। ये नए जो है सिटीजनशिप देने के लिए नहीं था लोगों को, और ये मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं था, क्योंकि जो मुसलमान रेगुलर प्रक्रिया के तहत इन मुल्कों से या बाकी मुल्कों से अपना सिटीजनशिप लेना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए अदनान सामी अगर आया, उसको सिटीजनशिप कैसे मिली? अगर ऐसा कोई ब्लैंकेट बैन होता तो अदनान सामी को नहीं मिलती। एजाइलम भी आप देखिए, जो आज तस्लीमा नसरीन यहाँ बैठी हुई हैं, कितने 20 साल से या 15 साल से 25 साल से, वो कैसे बैठी हुई हैं? शेख हसीना को 2 साल हो गए हैं यहाँ पर। आज जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज ही 2 साल हुए हैं। आज ही के दिन 2 साल पहले वो हेलीकॉप्टर में और फिर इंडियन एयरफोर्स के जहाज में आई थी जी। तो ये भ्रम फैलाना बहुत गलत है। और भारत जैसे देश में जहाँ पर सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे तरीके से उपयोग होता है और एक रोबस्ट डेमोक्रेसी है, उसमें हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, बुद्धिस्ट, ईसाइयों को डिवाइड करना लोगों को लगेगा कि बहुत आसान है, लेकिन ये बहुत गलत है और ये डेलिब्रेट प्लॉय है। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि फॉरेन शक्ति है या इंटरनल शक्ति है या कौन है, लेकिन ये डेलिब्रेटली प्रोवोक करते हैं। देखिए पॉलिटिकल डिबेट कहीं भी हो सकता है, सरकार का आप क्रिटिसिज्म करिए, सवाल उठाइए, कहीं भी हो सकता है, होना भी चाहिए। लेकिन डेलिब्रेटली अगर आप भ्रम फैला रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं मुसलमानों के बीच में किसी तरीके से जो है खटास पैदा हो जाए CAA के ऊपर या बाकी मुद्दों पे, ये गलत है और ये होगा नहीं। चाहे दंगे हुए, फिर कंट्रोल किया गया सिचुएशन को, प्रोटेस्ट हुए, फिर कंट्रोल किया गया, और वो जो लोग थे जिनको सिटीजनशिप मिलनी थी उनको सिटीजनशिप मिली, उसके बाद कोई बवाल नहीं हुआ। किसी मुसलमान को या किसी सिख को या किसी हिंदू को यहाँ से निकाला नहीं गया और किसी इलीगल को आपने ऐसे सिटीजनशिप नहीं दी कि गलत हो सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली माइग्रेशन और रेफ्यूजीज का जो डिबेट है ये दुनिया भर में चलता रहेगा। भारत में अलग परिप्रेक्ष्य में, यूरोप में अलग परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि भारत की पॉलिसी बिल्कुल तय है कि हम इलीगल माइग्रेशन तय नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके खिलाफ जितनी कार्रवाई है वो होती रहेगी। तभी हमने देखा कि अफगानिस्तान से भी हमने जब लोगों को लिया, बहुत ही कम मात्रा में लोगों को लिया और जो ज़रूरी था उन्हीं को हमने जो है वास दिया 2021 में। लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, खासकर वेस्टर्न मुल्कों में ये, जैसा कि मैंने कहा, एक ये टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। ये एक दिन उनके दरवाजे पे बहुत बड़ा फटेगा और तब भी ये पता नहीं रियलाइज़ करेंगे कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य राजकौल आज हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बताया यूरोप में जो माइग्रेंट्स का संकट है, थोड़े दिन पहले जो आपने स्पेन में तस्वीरें देखी, किस तरीके से 50,000 से ज़्यादा लोग स्पेन के एक शहर में घुस जाते हैं और अभी उनको कैसे वापस भेजा गया, और भारत किस तरीके से जो प्रवासियों के संकट से जूझता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।